राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं धारा 34। धारा 34 से पहले की क्लासेस हम हो चुकी है, यानी कि इससे जितनी धारा 33 तक हम संपूर्ण चर्चा उस पर कर चुके हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट धारा 34 आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए धारा 34 से लेकर 38 तक, ये आपकी धारा कहलाती है सामूहिक उत्तरदायित्व की धारा। यानी कि एक धारा में एक से अधिक लोगों को शामिल करना, ये आपकी सामूहिक रूप से लगाई जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व भी ये निर्धारित करती है। तो धारा 34 की अगर बात करें, धारा 34 से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की उम्मीद भाग सेकंड में अगर कोई सी धारा रखती है तो धारा 34 व 35, ये दो धाराएं रखती है। दोनों ही काफी डिफिकल्ट धाराएं है, यानी कि इनका यूज कर पाना इतना ज्यादा सरल नहीं है। यानी कि एक विशेष कानून का ज्ञाता ही इस धारा को लगा सकता है या इसके अधीन अपराधों की संज्ञान वो कर सकता है। चलिए फिर हम अपने स्तर पर इस धारा को समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात की जाए, धारा 34 आपकी कहलाती है सामान्य आशय। सामान्य आशय क्या होता है? इसको आप इरादा भी कह सकते हैं। सामान्य आशय इस प्रकार के समझिए कि तीन व्यक्ति एक साथ घूम रहे हैं, उन सभी के द्वारा कोई भी एक आशय, यानी कि तीन व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक अपराध किया गया है और उस अपराध में उनकी मानसिकता यानी कि उनकी इरादा केवल समान है। यानी कि तीनों में चर्चा हो चुकी है कि हम लूटपाट करेंगे, तो वो बिल्कुल समान आशय है। उसके द्वारा वे जो भी अपराध करेंगे वे तीनों ही दोषी माने जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस धारा की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इस धारा की डेफिनेशन भी काफी पेचीदा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी धारा की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। धारा 34 लिखा है ना, 1 मिनट का समय देना, एक बार बस बोर्ड चेक कर लेता हूँ। आज एडिटर नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक आ रहा है। चलिए तो धारा 34 की बात करते हैं। धारा 34 क्या कहती है? ये कहती है सामान्य आशय या इरादा। चलिए तो बात की जाए आपकी सामान्य आशय या इरादा की, तो धारा 34 आपकी संबंधित है सामान्य आशय, इसको ही कहा जाता है इरादा। क्या परिभाषा है इसकी आईपीसी में? तो ये हो जाएगी, जब कोई अपराध, जब कोई अपराध, जब कोई आपराधिक, जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्ति, या जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो उस आपराधिक कृत्य के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को या अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उसी दायित्व के अधीन होगा मानो जैसे वह अपराध उस व्यक्ति ने अकेले ही किया है। अर्थात धारा 34 आपकी सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है।
तो कहना क्या चाहते हैं, चाहता है यहाँ पर आईपीसी, तो ये एक बार समझ लेते हैं। एक तो ये कह रहा है आपराधिक कृत्य, यानी कि कोई ना कोई अपराध वहां पर होना चाहिए। आपराधिक कई व्यक्ति के द्वारा, यानी कि उसमें कई व्यक्ति शामिल होना चाहिए, यानी कि सिंगल व्यक्ति न हो, दो से ज्यादा व्यक्ति आपके कई व्यक्तियों में हो सकते हैं। तो कई व्यक्ति द्वारा अपना एक उनका सामान्य आशय, यानी कि उनका इरादा भी समान होना चाहिए, को अग्रसर करने के लिए, यानी कि जो भी वे इरादा बनाते हैं सामान्य इरादा, तो उसको करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए या उसकी पूर्ति के लिए कोई भी आपराधिक कार्य करता है, तो उस अपराध के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उसी दायित्व के अधीन होगा मानो वह उसने अकेले ने ही किया है। यानी कि हर व्यक्ति को ऐसा समझा जाएगा कि इस अपराध को करने वाला व्यक्ति अकेला है, और तीनों पर ये धारा सम्मिलित रूप से उस अपराध में शामिल कर लेगी। चलिए, तो धारा 34 की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ये केवल सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है और इरादा, यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करने वाले कृत्यों पर रोक लगाने का ये प्रयास करती है। तीसरा, ये इसकी विशेषता क्या है, इसमें धारा 34 का प्रयोग करके एक साथ में आप कई व्यक्ति सम्मिलित कर सकते हैं अपराध के अधीन। जबकि इसकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता क्या होती है, धारा 34 की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता की अगर बात की जाए, क्यों इसका यूज करना ज्यादा किया जाता है सभी के द्वारा, जो भी एफआईआर में जब सामूहिक रूप से कोई अपराध होता है तो इसका यूज करके क्या होता है, जितने भी अपराधी होती है जब उन्हें कोर्ट सजा देती है तो धारा 34 के द्वारा प्रत्येक को समान सजा मिल जाती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को उम्र कैद मिल रही है तो वही धारा 34 के अंतर्गत छोटा अपराध करने वाले व्यक्ति को भी उम्र कैद की सजा मिल सकती है। यानी कि इसमें सजा का प्रावधान बड़े स्तर पर किया जा सकता है। तो इसलिए धारा 34 अपने लिए एक विशेष महत्व रखती है। भाई थोड़ा अब दिख रहा होगा आपको, मार्कर में इनको डालना पड़ेगा। अब ठीक है, चलिए तो फिर इंक भी डाल देते हैं। तो धारा 34 का आप तात्पर्य यहाँ पर समझ गए होंगे। धारा 34 केवल सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रत्येक को सजा में भी ये विशेषता रखती है, सजा दिलाने में भी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तत्व क्या क्या सम्मिलित हुए, यानी कि इस धारा के अधीन आपको आप पर यह धारा लगने के लिए क्या क्या इसके लिए अनिवार्य तत्व है, यानी कि आप इनका प्रयोग किन तत्वों के सम्मिलित होने पर ही कर पाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तत्वों की यहाँ पर, तो सबसे पहला तो एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए। दो या अधिक व्यक्ति द्वारा किया हो, दो या अधिक व्यक्ति द्वारा किया हो या किया गया हो, दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो उसमें। तीसरा जो यहाँ पर इसका आता है शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से आसपास उपस्थित हो, यानी कि एक दूसरे के आसपास वे शारीरिक रूप से हो। ऐसा नहीं कि फोन पर वे कर रहे हैं, फोन के लिए आगे से इसका विस्तार होगा, इसका विस्तार ये धारा 35 सम्मिलित की जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए धारा 34 तभी लागू होगी जब वे शारीरिक रूप से आसपास हो। चलिए दूसरे अगला इसमें हो जाएगा सभी के सामान्य आशय को बढ़ा रहा हो, सभी के सामान्य आशय को बढ़ा रहा हो। चलिए तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक तो आपराधिक कृत्य में होना चाहिए, दो से अधिक व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, शारीरिक रूप से आसपास हो। तीन पॉइंट आप समझ गए होंगे। जबकि सामान्य आशय को बढ़ा रहा हो, यानी कि उनके जो कॉमन इंटेंशन है, यानी कि जो उनका कॉमन इरादा है उसको वो बढ़ा रहा हो। वहां पर एक कॉमन इरादा यानी कि सामान्य आशय है। अब ये क्या होगा सामान्य आशय में, इसमें भी समझने वाली एक चीज है यहाँ पर। ये चीज क्या समझे, इस प्रकार समझिए कि जैसे कोई अपराध करने के लिए चला, कोई एक साथ तीन व्यक्ति घूम रहे हैं, तो क्या वे सामान्य इरादा उनका पूर्व नियोजित हो सकता है, यानी कि पहले से बनाया हो, या तात्कालिक हो सकता है तुरंत देख के बन गया हो, या फिर अपराध करते समय भी सामान्य इरादा बन सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें तीनों प्रकार का इरादा यहाँ पर सम्मिलित हो सकता है। सामान्य इरादा या तो पूर्व नियोजित होगा, यानी कि इस प्रकार समझिए जैसे कोई व्यक्ति लूट करने के लिए जा रहा है, एक व्यक्ति का गैंग है, उसमें 5-6 आदमी सम्मिलित है और वो लूट करने के लिए चला, तो एक रात पहले भी वे असामान्य इरादा बना सकते हैं, बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि कल BC बैंक को हम लूटेंगे या
आपका एडी बैंक को लूटेंगे, तो इस प्रकार का इरादा बना सकते हैं। तो ये तो हो गया पूर्व नियोजित। वहीं अगर कोई व्यक्ति घूम रहे हैं बाजार में, 3-4 व्यक्ति, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जेड है जिसके पास यथा संपत्ति से बड़ा बैग है जो बाजार में जा रहा है, तो उसको लूट करते हैं। तो वे क्या करेंगे, उसे लूटने के लिए उन तीनों में चर्चा हो जाती है, जिससे वे क्या सहमत हो जाते हैं, यानी कि ये जो इरादा बना ये इसे कहते हैं हम तात्कालिक इरादा। तीसरा इरादा इसी में समझिए आप, जैसे ही वे लूट करने के लिए उसका बैग छीनते हैं और उनमें से एक व्यक्ति को वो पहचान लेता है, तो क्या करता है वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए लूट करते समय उसकी हत्या कर देता है, यानी कि बैग वो इस चीज को न किसी को बता पाए तो अपने साक्ष्य मिटाने के लिए वो उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जो ये हत्या का अपराध हुआ, ये क्या हुआ, अपराध करते समय भी ये हो सकता है सामान्य इरादा। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर सामान्य आशय दिया गया है, ये सामान्य आशय पूर्व नियोजित हो सकता है, या अपराध तात्कालिक हो सकता है, या अपराध करते समय भी हो सकता है। तो तीनों प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर भी लिखिए सामान्य आशय। अगर बात की जाए सामान्य आशय पूर्व नियोजित या तात्कालिक या अपराध करते समय भी बन सकता है। चलिए, तो ये तो था सामान्य आशय से संबंधित। अब इसके अगर हम बात करें केसों के बारे में, केसों के बारे में चर्चा हम कल की क्लास करेंगे। अभी हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, तीनों एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं और उनके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो कैसे, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल क्या दिया, अगर हम एग्जाम्पल 1 की बात करें तो एग्जाम्पल आपका 1 क्या होगा, एग्जाम्पल 1 होगा तीन दोस्त है ए बी सी। तो इनके द्वारा क्या हुआ, ए बी सी के द्वारा सामान्य इरादा, आशय कह लीजिए या इरादा बनाते हैं एक बैंक जेड को लूटने का। तो ये तो सामान्य इरादा क्या हुआ, ये सामान्य इरादा जो बना इसको कहेंगे आप पूर्व नियोजित, यानी कि पहले से ही इन्होंने नियोजन कर लिया या इसका कर लिया। अब क्या हुआ, ये बैंक है, बैंक जेड, और इस बैंक में क्या होता है, इस बैंक में ये इधर है, यहां पर ये क्या है, ये बाजार है। तो ये जो 3 व्यक्ति होते हैं इसमें से एक व्यक्ति ए, ये क्या होता है, बाहर खड़ा रहकर सूचना प्रसारण का कार्य करता है। और ये चले जाते हैं अंदर लूट करने के लिए, बी व सी बैंक के अंदर लूट के लिए जाते हैं। तो एक बार इस मामले को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, हालांकि ये मामला बना नहीं बना, हालांकि कुछ न कुछ केस में ये बना भी पा सकता है, लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर ये धारा क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मामला बनता है, ए जो होता है बाहर, यानी कि 3 दोस्त चोरी करने के लिए जाते हैं और बैंक जेड में पहुंच जाते हैं। अब ये एक, क्योंकि एक रात पहले इनके बीच डिस्कशन हो चुका है, चर्चा हो चुकी है कि भाई ए बाहर रहिए, जो भी बाहर से पुलिस आएगी या कोई भी किसी प्रकार का अंदर बैंक में प्रवेश करेगा तो हमें क्या तुरंत सूचना देना, यानी कि सूचना प्रसारण का कार्य करता है। बी व सी जो कि अंदर गई है, इनके द्वारा ये मोबाइल के थ्रू सूचना प्रसारण करता है बाहर पुलिस आने वाली है या नहीं आई। तो बी व सी क्या करते हैं, ये बैंक के अंदर जाते हैं और लूटपाट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप इनको सजा के बारे में आप सोचें, यहाँ पर इतने अपराध के द्वारा ये बैंक के अंदर लूट करते हैं, इस प्रकार लिखिए बैंक के अंदर लूट करते हैं।
तो अब जो सजा होगी, सजा आप जानते हैं, सजा बी व सी को लूटने की सजा मिलेगी, लूट के करने के लिए सजा। चोरी व लूट में भी अंतर है, वो हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, चोरी व लूट, जो कि चोरी में आपका सिंगल व्यक्ति हो सकता है, लूट में 2 से 5 से ज्यादा, 2 से ज्यादा या 5 से ज्यादा, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है। दूसरा, हथियार सहित वो लूट की जाती है, हथियार सहित चोरी ही लूट होती है। इस प्रकार केवल इतना यहाँ पर अभी समझिए। तो बी व सी क्या करते हैं, लूट करने के लिए, लूट कर लेते हैं, तो इनके बी व सी लूट करने के लिए सजा यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज ये है, ए ने तो अपराध नहीं किया, ए तो बाहर खड़ा है, केवल सूचना प्रसारण कर रहा है, तो क्या ए को भी सजा मिलेगी? तो जो सिंपल धारा है लूट की, उसके द्वारा तो ए को सजा नहीं मिलती। तो अब इस ए को सजा देने के लिए, जो ए को सजा दिलाने के लिए जो यूज की जाती है, वो धारा 34 यूज की जाती है। तो धारा 34 के द्वारा अगर बात की जाए, यहाँ पर धारा 34 क्या करेगी, धारा 34 इस व्यक्ति को सामान्य आशय के तहत, सामान्य आशय के तहत लूट के लिए सजा देगी। तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल से आपके माइंड में कुछ तो क्लियर हुआ होगा धारा 34 के बारे में। तो इस ए को धारा 34 के अधीन लाकर ही आप लूट की सजा दिला सकते हैं। अगर धारा 34 नहीं होती तो ए अपराध से बच जाता, ये भी क्लियर है, क्योंकि बाहर खड़ा रहकर सूचना देना आईपीसी के द्वारा दंडनीय नहीं है। लेकिन इसको दंडनीय बनाने के लिए ही क्या किया गया, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। एक मिनट यार, चलिए, पढ़ेगा तो लिख ही लिया होगा, अब आपको दिख रहा होगा ये। वो डेफिनेशन तो आपने लिख ही ली होगी, समय भी आपको दिया गया था ना, या फिर दोबारा रिमाइंड करके उसे देख लेना। तो धारा 34 इसके द्वारा यहाँ पर ये सजा दिलाने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, एग्जाम्पल, हालांकि कल इस पर विस्तृत एग्जाम्पल की क्लास लेकर आएंगे हम, फिलहाल के लिए डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या होगा, अब एक चीज और समझना, धारा 34 तो आपने देख ली, ये इसको चोरी की सजा देगी। अब धारा 34 विशेष परिस्थितियों में कैसे कामयाब हो जाती है वो भी देख लेते हैं। अगर बी व सी क्या करते हैं, बी व सी ने यहीं पर एक व्यक्ति, ये गार्ड है, भागते समय इस गार्ड ने क्या किया, गार्ड ने रोकने की कोशिश की, और रोकने की कोशिश में गार्ड की बी द्वारा गोली मारकर हत्या। अब केस बनता है, बी व सी जैसी चोरी करके भाग रहे थे, एक गार्ड खड़ा था गेट पर, ये डी लिख लीजिए, गार्ड खड़ा था गेट पर डी, तो डी की गोली मारकर बी हत्या कर देता है, बी द्वारा गोली मारकर हत्या की गई, ये गार्ड डी है। तो डी की हत्या जब बी ने कर दी तो अब क्या केस बनेगा, बस सीधा सीधा अगर हम बात करें, सजा तो मिलेगी, सजा किसको मिलेगी, सजा मिलेगी बी को, फिलहाल बी को, और किस किस के लिए मिलेगी, एक तो आपका किसके लिए, लूट के लिए सजा हो जाएगी, यहाँ पर लूट प्लस हत्या, यानी कि 302 में भी मुकदमा चलेगा, लूट सहित हत्या जिसे कहा जाता है, इसके लिए एक विशेष धारा है आईपीसी की, लूट सहित हत्या, तो उसमें इसके तहत मुकदमा चलेगा। लेकिन जो बी होगा, बी को तो सजा मिली जाएगी। अब बात करते हैं हम हत्या की, क्या हत्या में आपका ए व सी शामिल हो गए, क्या? तो अब प्रश्न यहां से ये बनता है, क्या ए व सी हत्या में शामिल हो गए, तो आपका आंसर होगा यस। यस, आईपीसी की धारा 34 के तहत ए व सी पर भी हत्या का मुकदमा चलेगा।
तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। चलिए इसको एग्जाम्पल को लिख लीजिए, कल हम चर्चा करेंगे इसके अन्य एग्जाम्पल के बारे में, और यहाँ से 2 या 3 इंपॉर्टेंट केस भी है, उन पर भी हम इस तरह चर्चा करेंगे। जो कि एक तो आपका वीरेंद्र कुमार घोष का ही है, जो हमने जिसका एग्जाम्पल उठाया बैंक से संबंधित, तो उसमें आपका यह सब चर्चा की जाएगी। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा के एम्परर मतलब महारानी के संबंध में था, 1934 ब्रिटिश इंडिया के समय का केस है वो वीरेंद्र कुमार घोष। तो कल उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धारा 34 आपके लिए स्पष्ट हो गई होगी कि हत्या, जो ये व्यक्ति हत्या में तो शामिल नहीं थे, लेकिन सामान्य उद्देश्य होने के कारण इनका सामान्य उद्देश्य था किसी भी स्थिति में हमें लूट करनी है, हमें गार्ड को भी मारना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है, या किसी का अपहरण करके भी भागना पड़ सकता है। तो हर स्थिति के निपटने के लिए ये पहले पूर्ण नियोजित चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब सेशन को यहीं तक ही रखते हैं, समय हो चुका है, आपके सेशन को ऑफ कर देगा। तो मिलते हैं कल फिर के सेशन में। कल हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर धारा 34 के अन्य एग्जाम्पलों के बारे में। धारा 34 और 35 दो से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों ही टफ धाराएं यहाँ पर है। आई होप मैंने आपको इसको बड़ी आसान वे में समझाने का प्रयास किया, उसमें मैं कामयाब हो पाया। लेकिन अगर नहीं भी किसी के समझ में अभी ये धारा आई है, तो कल हम इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, और ज़्यादा एग्जाम्पलों के साथ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।